हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में उपस्थित कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी जो चारों क्वांटम संख्याएं होती है उनके मान समान नहीं होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे तो जो क्वांटम संख्याएं होती है L, L, M, S यानी मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, तो इन चारों के मान जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर इनमें से तीन मान, अगर हम लोग ये मान लें N, L, M के मान अगर समान हो तो S का मान भिन्न हो सकता है। अगर इसमें से हम लोग ये देख लेते हैं कि N, L, M, S अगर ये तीन समान हो तो एक डिफरेंट होगा। मतलब ये है इसका कि एक परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम संख्या के मान हमेशा अलग अलग होंगे, कभी भी समान नहीं होंगे। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम लोग दो ले लेते हैं कक्षक, एक होता है 1s कक्षक, एक है 2s कक्षक। अब हम लोग ये जानते हैं एक कक्षक में कुल दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम ले लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हमको लेने हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि 1s ऑर्बिटल के लिए n का मान कितना होगा 1, L का मान कितना होगा S के लिए 0 और M का मान कितना होगा, इसका भी 0 हो जाएगा। और S का मान जो होता है वो होता है क्या होगा +½ ठीक है। अब n का मान हम 2s के लिए देखते हैं। अब ये 1s की बात हो गई, अब हम लोग 2s के लिए देखते हैं। तो n का मान जो होता है वो होता है 2, इसमें होगा फिर से 0, इसमें होगा फिर से 0 और s का मान होगा +½ क्योंकि ऊपर की ओर चक्रण कर रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं जो n का मान है वो अलग आ गया, बाकी मान एक जैसे हैं। तो यही है पाउली का अपवर्जन नियम कहता है। अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ 1s ऑर्बिटल की, अगर हम लोग सिर्फ 1s ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं जो कक्षक होता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चक्रण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे चक्रण करेगा। अगर इन दो इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाती है ना, तो क्या होगा n का मान कितना होगा 1, L का मान 0, इसका M का मान भी 0 और S का मान क्या हो जाएगा ½ ये हो गया पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ वही हम लोग अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें तो वही समान होगी क्योंकि 1s ऑर्बिटल है। पर ये वाला चक्रण क्या हो गया, विपरीत हो गया, तो -½ आ जाएगा। मतलब स्पिन डिफरेंट हो गई। मतलब इस तरह से वो कहना चाहते हैं कि किसी भी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भले ही दूसरे कक्षक से हो या फिर उसी कक्षक में हो, पर दोनों इलेक्ट्रॉन के जो क्वांटम संख्याओं के मान होंगे वो अलग अलग होंगे, कोई भी कंडीशन हो। अब हम लोग एक और रूल देखते हैं 2n² रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, ठीक है, कितने नंबर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, वो बताता है हमको 2n² से। n का मान होता है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो होती है, बाकी स्क्वायर और 2 हमको लगाना है। अब अगर हम लोग k कोश की बात करते हैं, k कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये होता है कि k के लिए n का मान कितना होगा 1 होगा। अगर हम लोग ये 2n² वाला फॉर्मूला लगा देते हैं तो क्या होगा, n की जगह कितना मान रखेंगे हम लोग k के लिए 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग अगर इसमें देखते हैं तो कुल मिलाकर के आपका 2 आंसर आ जाता है। मतलब इसमें k कोश में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। k कोश में कितने आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग बात करते हैं k के बाद L के लिए n का मान होता है 2, वैसे ही इसका मान हम लोग 2n² वाले में रख देते हैं, तो कितना आएगा 2 गुणित 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 × 4 = 8। तो मतलब इसका ये है L में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, K हो गया, L हो गया। अब हम लोग निकालते हैं M का। M का अगर निकाला जाता है तो M के लिए n का मान कितना होगा, M के लिए n का मान होता है 3 और 2n² में अगर इसका मान रखा जाता है तो 2 गुणित 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो
आ जाता है 2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 2 18। मतलब ये है कि m में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। m में कितने आ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 हो गया, 8 हो गया, m में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब n की बात करते हैं ना, l के बाद m के बाद किसकी, n की बात करते हैं। n में n का मान होता है 4। वैसे हम लोग इसमें वापस से 2n स्क्वायर में अगर हम लोग मान रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 गुणी 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 16, तो आ जाएगा 32। मतलब n कोश में 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, है ना। ऐसे करके हम लोग NOPQ इस तरह से हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि KLMN जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं। ठीक है, तो K में होता है केवल 1s ऑर्बिटल, ऐसे ही L में कितने होते हैं, 2s और 2p ऑर्बिटल होता है। वही M में कितने होते हैं, ऐसे ही M में आते हैं 3s 3p और 3d। और N में होते हैं 3s 4s 4p 4d और 4f। इसी तरह से होते हैं, इसमें होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये वो बात हो जाती है हमारी उपकोशों की, है ना। और ये कोश है। अब कोश में क्या बोला था, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो मतलब इसमें कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएंगे। वहीं L में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ऐसे 3s में होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन हो गए M में। वैसे ही N में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर आते हैं आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हम लोग इसमें भरेंगे तो इसी तरह से अगर हम लोग इतना बड़ा करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाता है, इसलिए हम लोग सिंपल सा क्या लेते हैं, 2n स्क्वायर ले लेते हैं और उससे सारा मान हम लोग निकाल लेते हैं कि किसका कितना होगा। एक सिंपल सा है मेथड, हम इसको याद भी कर सकते हैं कि K के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, L में 8, वैसे M में 18 और 32। हमने पाउली का नियम देख लिया और 2n स्क्वायर रूल देख लिया। अब इसके बाद आता है हुन के बहुलता का नियम। हुन ने एक अपना नियम दिया जिसमें उसने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है समान ऊर्जा वाले, ठीक है, समान ऊर्जा वाले कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो क्या करता है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो कैसा उसका चक्रण होता है, उससे विपरीत होता है पहले वाले इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब ये है कि जब भी समान ऊर्जा वाले मतलब क्या होगा, सिर्फ एक ही कोश के, ठीक है, जैसे K हो गया, K कोश के सारे कक्षकों की जो ऊर्जा होगी वो समान होगी। ठीक है, K में होता है 1s ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे ही L के जो जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे 2s और 2p, 2s और 2p ऑर्बिटल्स, इनकी ऊर्जा समान होगी। ठीक है, ऐसे ही हम M पे जाते हैं तो इसमें जितने भी कक्षक होंगे उनकी ऊर्जा समान होगी। ये 3D 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये होता है 1s ऑर्बिटल, ये होता है 2s 2p, ऐसे होता है 3s 3p और फिर 3d। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है हमने माना कि कुल मिलाकर के हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s ऑर्बिटल में जाएगा। क्यों जाएगा 1s में, क्योंकि हमने पढ़ा था किस नियम में, अवबाव के नियम में, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स
जिसकी कम ऊर्जा होती है जिस ऑर्बिटल की, उस ऑर्बिटल में सबसे पहले जाएगा। तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा अगर यहाँ पर, तो इसका चक्रण कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब जाएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इसके चक्रण की दिशा इसकी उल्टी होगी। कैसी होगी? विपरीत होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज होगी। वैसे ही अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन की बजाय अगर और इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं कार्बन है जिसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमको भरना हो तो कैसे भरेंगे? ठीक है, सबसे पहले किस में जाएगा? 1s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक किस तरह से और एक किस तरह से, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब भी सबसे पहले 2s में जाएंगे, तो कितने होंगे? 1 देन 2, ये हो गए 2, 2 हो गए, 2 हो गए 4। अब कितने बचे हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? 2p में इस तरह से भरे जाएंगे, ठीक है। कैसे हो गए? 1s 2s और 2p। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी भरे जाएंगे, किसमें? अगर और इलेक्ट्रॉन्स का मान अगर हम लोग बढ़ा दें, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन हो, तब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स इनमें आ जाएंगे। अब 2p में पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, इस तरह से जाएंगे। फिर अब इसके पास और इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो इससे विपरीत दिशा होगी, इस तरह से, फिर विपरीत दिशा होगी इसकी, और इसकी भी विपरीत दिशा होगी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, यानी सबसे पहले इसकी समान ऊर्जा है, जैसे 3s की है ना, सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाला। ऐसे 3p की ऊर्जा सब समान है, ऊर्जा वाले कक्षक हैं ये सारे। तो पहले एक में जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा। इसके बाद अगर और इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा और फिर इसमें जाएगा। ऐसे 3D में भी होगा। 3D में क्या होगा? पहले एक इलेक्ट्रॉन सब में जाएगा, इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो विपरीत चक्रण वाला, और इस तरह से भरा जाएगा। यही हुंड का नियम कहता है। हुंड के नियम के अनुसार जब तक जो है कोई भी कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स में जो ऑर्बिटल है वो सबसे पहले पूरा भर जाने चाहिए इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ये पूरा भर जाए, उसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन और आता है, तब ये फिर से इन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से भरना होगा, ठीक है, जो कि विपरीत चक्रण वाले होते हैं। अब सारी चीज़ें हम लोग समराइज करके देखते हैं कि अबाव का नियम, पाउली का नियम, हुंड का नियम, ये सभी को अप्लाई करके एक इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है वो कैसे हम लोग बता सकते हैं। तो हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा लेते हैं हीलियम, ठीक है। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किस तरह से बताएंगे कि कौन से ऑर्बिटल में होंगे। सबसे पहले तो जाएगा 1s में। 1s में होता है एक कक्षक, एक और ये 2, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हीलियम में। अगर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पूछा जाता है तो आप कुछ इस तरह से बताएंगे। ऐसे सबसे फेमस हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन में हम लोग देखें, O2 ले या ऑक्सीजन ले देते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को हमको अगर बताना हो तो सबसे पहले क्या होता है? अभाव का नियम लगाएंगे। अभाव के नियम के अनुसार 1s होता है, देन 2s, देन 2p, फिर 3s, इस तरह से होता है। ऐसे ही हम लोग ये भी बना लेते हैं। 1s ऑर्बिटल बनाया, फिर 2s बनाया, फिर क्या बनाएंगे? 2p, इसके बाद 3s, ऐसे ही बताते जाना है। अब अगर 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, वैसे 2s 2p में जाएंगे। अब 1 2 फिर 3 फिर 4 हो गए। अब 2p की बारी आई, 4 हो गए, 5 6 7। अब 8वां इलेक्ट्रॉन एक बचा है, जो सबसे पहले कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। अब कहाँ पे जाएगा? यहीं पर वापस से जाएगा। तो कितने हो गए? ये हो गए 1s। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके ऊपर लगा दिया 2। ऐसे ही 2s से अब 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें पूरे 2। अब कितने हैं इसमें? 2p में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे लगा दिया 4। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकल आया आपका? 1s2 2s2 और 2p 4। इस तरह से किसी भी आप परमाणु जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हैं। फ्रेंड देखते हैं, सबसे पहला हम लोग एक उदाहरण देखेंगे नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरेंगे? वही लगाएंगे 1s2 2s2 2p2, ऐसे ही लगाते जाएंगे। 1s ऑर्बिटल सबसे पहले आएगा, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p,
ठीक है, पहले इतना देखते हैं कितने आ रहे हैं। 1s में एक गया, फिर दूसरा गया। तो हमको इस तरह से पूरा बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, हम लोग सिर्फ उसको इस तरह से भी बता सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। ये वाला हटा दो और इसका ये वाला हटा दो। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को बताते हैं। 1s में गए 2, इसके बाद इसमें जाएंगे 3 4, फिर जाएंगे 5 6 7। हो गए क्या 7? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से आ गए हैं। अब इसको दे दो 1s2 2s2 और 1 2 3 2 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी परमाणु का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। अब आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से निकला जाएगा। एक हो जाता है कि आप हाइड्रोजन का भी निकाल लाना है, इसके अलावा आपको निकालना है क्लोरीन का, कार्बन का, और 1 2 3 4 हो गए हैं। अब 5 को दे देते हैं, क्लोरीन का और एक बोरॉन का। बहुत ही सिंपल होते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको लिथियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन और बोरॉन, इन पांचों का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कमेंट सेक्शन में देने हैं आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए उसे, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।